प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय विचारकों में एक दूसरा विचारक कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगी और उसकी कृति अर्थशास्त्र के बारे में भी बताऊंगी। कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। अर्थशास्त्र में राज्य की सुरक्षा के उपायों के विवेचन के क्रम में कौटिल्य ने अनेक उपायों का चित्रण किया है। आचार्य कौटिल्य द्वारा इसके नाम के साथ उल्लेख यह व्यक्त करता है कि वह अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की आलोचना के रूप में लोगों द्वारा दिया गया नाम न होकर संभवतः उसका गोत्र या कुल से संबंधित नाम था। कौटिल्य के काल के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अर्थशास्त्र की रचना का समय 300 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है। B.A. सालेटोर ने कौटिल्य के काल और अर्थशास्त्र के रचना काल का व्यवस्थित विवरण देने का प्रयत्न किया है तथा कौटिल्य का काल 400 से 300 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। मगध में जिस समय नंद वंश के महानंद का राज्य था, उसी समय कौटिल्य ने अपने प्रकांड ज्ञान का प्रसार करने और का प्रयास किया था, इसलिए हम उसका समकालीन मान सकते हैं। कौटिल्य ने नंद वंश का विनाश किया और चंद्रगुप्त को मगध के सम्राट पद पर आरूढ़ किया। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उसकी सहायता से अपने राज्य को व्यवस्थित ढंग से शासित करने के साथ साथ उसकी सीमाओं में विस्तार भी किया। कौटिल्य का चिंतन इस तथ्य से भी प्रभावित होता है कि उस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हो चुका था तथा भारतीय राजा किसी एक केंद्रीकृत शक्ति के अभाव में सिकंदर के आक्रमण का सक्षम प्रतिकार नहीं कर सके थे। कौटिल्य ने स्वाभाविक रूप से अनुभव किया कि बाहरी आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य का शक्तिशाली होना अत्यंत आवश्यक है। अतः कौटिल्य को इस बात का भी व्यावहारिक अनुभव था कि आंतरिक दृष्टि से प्रजा को संतुष्ट न रख पाने के कारण तथा शासक के अनाचारों व निरंकुश हो जाने पर राज्य के समक्ष आंतरिक विद्रोहों का संकट उपस्थित हो जाता है। अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ही कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के संकटों से राज्य की सुरक्षा को अपने चिंतन में सर्वोच्च महत्व प्रदान किया। कौटिल्य की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की नीति शास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। भारतीय चिंतन परंपरा के अन्य स्रोतों तथा स्मृतियों व महाकाव्यों आदि से अर्थशास्त्र की भिन्नता इस संबंध में स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में राजनीतिक ज्ञान, मनुष्य के जीवन के उद्देश्यपूर्ण नियमन और मानवीय आचरण के समुचित नियंत्रण के लौकिक उद्देश्यों को स्वतंत्र महत्व प्रदान किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु व्यक्ति के लौकिक आचरण और उसकी उन्नति के सारे संदर्भ अनिवार्य रूप से सम्मिलित हैं। कौटिल्य ने मानवीय वृत्तियों को अर्थ की संज्ञा दी तथा मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ की परिधि में सम्मिलित किया। इस प्रकार मानवीय आचरण और वृत्तियों तथा लौकिक समृद्धि की प्राप्ति, संरक्षण और उसके पालन के उपायों से संबंधित शास्त्र को अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जा सकती है। अर्थशास्त्र राज्य की सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समस्याओं से संबंधित है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य दोनों में की है। संभवतः व्याख्या की अस्पष्टता के निराकरण के लिए कौटिल्य ने ग्रंथ के अंत में एक परिशिष्ट जोड़ा है तथा इसके साथ ही कतिपय सूत्रों को प्रस्तुत कर ग्रंथ में विवेचित सामग्री का सार पुनः प्रस्तुत किया है। ग्रंथ में कुल 15 अधिकरण हैं। प्रथम अधिकरण में राज्य से संबंधित समस्याओं, ज्ञान की शाखाओं आदि का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है। दूसरे अधिकरण में राज्य के प्रशासनिक विभागों या संगठनों और पदाधिकारियों का विवेचन किया गया है। तीसरे व चौथे अधिकरण में क्रमशः राज्य की दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणाली का विवेचन किया गया है। पांचवें अधिकरण में राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया गया है। छठे अधिकरण में राज्य की 7 प्रकृतियों या अंगों का विवेचन किया गया है। 8वें अधिकरण में युद्ध, विजय, पराजय तथा सेना संबंधी व्यवस्थाओं का चित्रण है। 9वें अधिकरण में विभिन्न आपत्तियों से राज्य के बचाव की सामान्य नीति और तात्कालिक उपायों का विवरण दिया गया है। 10वां अधिकरण युद्ध नीति से संबंधित है। 11वें अधिकरण में आपातकालीन स्थिति में शत्रु के नाश अथवा उसको वश में करने के उपायों, साथ ही विजेता द्वारा विजित के प्रति किए जाने वाले व्यवहार का वर्णन किया गया है।
12वें और 13वें अधिकरण में विशिष्ट परिस्थितियों में राजा के द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा संबंधी उपायों का विवेचन है। 14वें अधिकरण में शत्रु नाश के लिए विषैली औषधियों, मंत्रों आदि का वर्णन है। 15वां अधिकरण मुख्यतः पारिभाषिक तथा उसमें विभिन्न प्रसंगों में ग्रंथ में प्रतिपादित विचारों के अर्थान्वयन के लिए सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अनेक स्थलों पर संकेत दिया है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती समस्त राजनीतिक चिंतकों के विचारों का भलीभांति विवेचन व मूल्यांकन करने के उपरांत इस ग्रंथ की रचना की। अर्थशास्त्र में राजनीतिक ज्ञान का महत्व। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राजनीतिक ज्ञान को दंड नीति की संज्ञा दी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति को ज्ञान की स्वतंत्रता व स्वायत्त शाखा के रूप में महत्व प्रदान किया गया है। इस अर्थ में अर्थशास्त्र स्मृतियों की तुलना में एक विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मनुस्मृति में दंड नीति शब्द का प्रयोग प्रमुखता से नहीं हुआ है, अपितु राजकीय दायित्वों और अधिकारों तथा राज्य व प्रजा के संबंधों के निरूपण के प्रकरण को राज्य धर्म की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार जहाँ मनुस्मृति संपूर्ण समाज के लिए एक आचार संहिता प्रस्तुत करते हुए राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का एक भाग मानकर चित्रित करती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति के स्वतंत्र महत्व को स्पष्ट किया गया है। कौटिल्य ने ज्ञान की 4 शाखाओं का चित्रण किया है: त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी व दंड नीति। ज्ञान की शाखाओं को कौटिल्य ने विद्या का नाम दिया है तथा ये स्पष्ट किया है कि जिससे किसी विशेष संदर्भ में उचित अनुचित व कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता हो उसे विद्या कहते हैं। त्रयी के अंतर्गत कौटिल्य ने वेद व वेदांगों के ज्ञान, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को सम्मिलित किया है। सामाजिक विषयों को भी त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार त्रयी का संबंध नैतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक विषयों से माना गया है। कौटिल्य ने वार्ता में कृषि, पशुपालन, उद्योगों तथा ऐसे विषयों को सम्मिलित किया है जो भौतिक उपलब्धियों और संपत्ति आदि के अर्जन से संबंधित हों। त्रयी और वार्ता के प्रति किए जाने वाले प्रयत्नों में तर्क, विवेक और न्याय की प्रयुक्ति को कौटिल्य ने आन्वीक्षिकी की संज्ञा दी है। इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार आन्वीक्षिकी वह मापदंड है जिसके द्वारा व्यक्ति के नैतिक और भौतिक उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को संतुलित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आन्वीक्षिकी की सहायता से त्रयी और वार्ता द्वारा अर्जित लाभों तथा नैतिक और भौतिक उपलब्धियों के समुदाय व न्याय सम्मत वितरण को सुनिश्चित किया जा सकता है। कौटिल्य ने दंड नीति को त्रयी, वार्ता और आन्वीक्षिकी के भली भांति क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना है। इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार त्रयी और वार्ता मनुष्य के जीवन के क्रमशः नैतिक व भौतिक प्रयोजनों, आन्वीक्षिकी इन प्रयोजनों में तर्क, विवेक और न्याय के प्रयोग तथा इस प्रकार अनेक मध्य न्याय सम्मत संतुलन बनाए रखने के मापदंड को तथा दंड नीति मनुष्य के जीवन में लौकिक और पारलौकिक उद्देश्यों को आन्वीक्षिकी के अनुसार घटित करने के दायित्व की पूर्ति के द्वारा प्रवर्तन की संस्थागत व्यवस्था को व्यक्त करती है। कौटिल्य के लिए यद्यपि ज्ञान की 4 शाखाएं महत्वपूर्ण हैं, तथापि दंड नीति का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि वस्तुतः दंड नीति ही त्रयी व वार्ता और उनके आन्वीक्षिकी के अनुसार नियमन के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। कौटिल्य का मत है कि यदि दंड नीति न हो तो त्रयी, वार्ता या आन्वीक्षिकी का सुनिश्चित होना ही असंभव हो जाएगा। किंतु कौटिल्य दंड नीति को अकेले ही महत्वपूर्ण नहीं मानते। उनके अनुसार दंड नीति का कार्य तो आन्वीक्षिकी के मापदंड से अनुशासित और निर्देशित रहते हुए व्यक्ति के जीवन के भौतिक और नैतिक उद्देश्यों के मध्य संतुलन बनाए रखना है। इस प्रकार कौटिल्य ने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य संबंधों का प्रतिपादन कर राजनीतिक